हेलो सभी को। आज के इस वर्चुअल क्लासरूम में सबका स्वागत है। आज की हमारी इस डीप डाइव का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल। आज हम मानव शरीर के सबसे जटिल हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं, यानी हमारा अपना कॉग्निटिव पावर हाउस, मानव मस्तिष्क। हाँ, और आज की क्लास के लिए हमारे पास जो स्लाइड डेक है ना, वो खास तौर पर उन लोगों के लिए एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क के 3D आर्किटेक्चर और उसके पूरे डेटा नेटवर्क को डिकोड करता है। तो एक तरह से आज मैं एक स्टूडेंट की तरह ही हूँ। मैं स्लाइड्स को समझने की कोशिश करूंगी और आप हमारे गाइड होंगे जो इसके पीछे की साइंस समझाएंगे। मुझे इसमें बहुत खुशी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली स्लाइड पर चलते हैं। अगर हम दिमाग के बुनियादी ढांचे को देखें तो इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। हाँ, स्लाइड में लिखा है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, जिन्हें आमतौर पर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कहा जाता है। बिल्कुल, और हर हिस्से का काम एकदम बटा हुआ है। जैसे फोर ब्रेन, जिसमें सेरिब्रम आता है, वो हमारी बुद्धि, तर्क और यादों का केंद्र है। अच्छा, और मिड ब्रेन? मिड ब्रेन मुख्य रूप से हमारे रिफ्लेक्स को संभालता है। जैसे अगर पीछे कोई तेज आवाज हो तो हम बिना सोचे तुरंत मुड़ जाते हैं, वो मिड ब्रेन का काम है। और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और ब्रेनस्टेम आते हैं। यहाँ स्रोत में सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच का अंतर बहुत दिलचस्प तरीके से बताया गया है। हाँ, सेरिब्रम दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। वो बॉस है जो सारे फैसले लेता है, और सेरिबेलम, जिसे लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, वो संतुलन बनाता है। मतलब अगर मैं इसे एक कंपनी की तरह देखूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि सेरिब्रम उस कंपनी का विजनरी फाउंडर है जो नीतियां बनाता है? हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और सेरिबेलम ऑपरेशंस मैनेजर है। मतलब फाउंडर ने आदेश दे दिया कि पहाड़ पर चढ़ना है, लेकिन ऑपरेशंस मैनेजर ये देखता है कि पैर कहाँ रखना है ताकि हम गिरे नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। मुझे एक बात समझ नहीं आई। बताइए, क्या बात है? देखिए, अगर सेरेब्रम सबसे स्मार्ट और बड़ा हिस्सा है, तो सांस लेने और दिल धड़काने जैसा सबसे जरूरी काम, जिसके बिना इंसान तुरंत मर जाएगा, वो काम सबसे निचले हिस्से यानी ब्रेनस्टेम को क्यों दिया गया है? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो ये प्रकृति का एक शानदार बचाव तंत्र है। सर्वाइवल सबसे जरूरी है। अच्छा, तो क्या इसलिए इसे अलग रखा गया है? बिल्कुल। ब्रेन स्टेम एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और पूरी तरह ऑटोमेटिक है। अगर सांस लेने का काम सेरिब्रम जैसे सोचने वाले हिस्से को दे दिया जाता, ओह, तो इंसान गहरी सोच में पड़कर सांस लेना ही भूल जाता। हाँ, कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इंसान की जान चली जाती। इसलिए प्रकृति ने इसे बुद्धि से एकदम अलग रखा है। क्या बात है, सर्वाइवल फर्स्ट। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जहां मस्तिष्क के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स या कॉर्टिकल लोब्स की बात की गई है। हाँ, ये 4 मुख्य कमांड सेंटर्स हैं: फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब प्लानिंग के लिए है और टेम्पोरल लोब सुनने और यादों के लिए। लेकिन इस पैराइटल लोब वाले हिस्से में एक अजीब सी बीमारी का जिक्र है, एनोसोग्नोसिया। हाँ, ये न्यूरोलॉजी की सबसे हैरान करने वाली स्थितियों में से एक है। इसमें लिखा है कि चोट लगने पर इंसान अपनी ही बीमारी या लकवे को पहचानने से इनकार कर देता है। मतलब दिमाग खुद को कैसे धोखा दे सकता है? दर्द तो होता ही होगा। दरअसल ये कोई जिद या झूठ नहीं है। पैराइटल लोब हमारे शरीर का एक पूरा 3D नक्शा बनाता है दिमाग में। 3D नक्शा? हाँ, ये बताता है कि बायां हाथ कहाँ है, दायां पैर कहाँ है। जब इसमें चोट लगती है तो शरीर के उस हिस्से का नक्शा ही दिमाग से डिलीट हो जाता है। अरे बाप रे! अब अगर हाथ में लकवा मार गया है तो दिमाग उस नक्शे को ढूंढता है जो अब है ही नहीं। इसलिए वो कोई दर्द या बीमारी रजिस्टर ही नहीं कर पाता। मतलब चेतना के अंदर एक अंधा धब्बा बन जाता है। सच में डरावना है। और ऐसा ही कुछ टेम्पोरल लोब में भी है, वर्निक्स एफेशिया। हाँ, इसमें व्यक्ति बहुत आसानी से और तेजी से बोलता है, लेकिन उसके शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। वो एकदम बेमतलब की बातें करता है। क्योंकि डिक्शनरी खराब हो गई है। शब्द सही है लेकिन अर्थ गायब है। खैर, इन सब लोब्स का एक सीईओ भी तो है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी पीएफसी। बिल्कुल, पीएफसी हमारे दिमाग का सीईओ है और इसका सबसे बड़ा काम है इम्पल्स इनहिबिशन, यानी गलत आवेगों को रोकना। जैसे भूख लगने पर किसी और का खाना ना छीनना। सही कहा। यही हमें जानवरों से अलग बनाता है। एक भूखा जानवर तुरंत झपट पड़ता है, लेकिन हमारा पीएफसी हमें लाइन में लगकर खाना लेने का सभ्य तरीका सिखाता है।
इसी में हॉट और कोल्ड कॉग्निशन का भी जिक्र है। जो DLP-FC है वो कोल्ड कॉग्निशन संभालता है, यानी प्योर लॉजिक बिना किसी इमोशन के। और दूसरी तरफ है VMPFC जो हॉट कॉग्निशन देखता है, मतलब हमारे भावनात्मक और सामाजिक फैसले। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा डाउट है। अगर कोल्ड कॉग्निशन में एकदम शुद्ध लॉजिक है तो क्या हमें सिर्फ उसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? आपको लगता है भावनाएं फैसलों को कमजोर करती हैं? हाँ, मतलब एक परफेक्ट फैसले के लिए भावनाओं को बीच में क्यों लाना? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। समाज में रहने के लिए भावना रहित फैसले बहुत खतरनाक हो सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं। कोल्ड कॉग्निशन तो सिर्फ फायदा नुकसान देखेगा, लेकिन हॉट कॉग्निशन ये तय करेगा कि सामने वाले इंसान पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। अच्छा, मतलब जो हम गट फीलिंग कहते हैं। हाँ, अगर हॉट कॉग्निशन को हटा दें तो इंसान एक सोशियोपैथ की तरह बर्ताव करेगा, जिसे दूसरों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं होगा। ओ, अब समझी। लॉजिक और इमोशन का बैलेंस जरूरी है, और इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए दिमाग को भारी फोर्स की जरूरत होती है। बहुत भारी। हमारे दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। बाप रे, 86 बिलियन! और स्लाइड के मुताबिक इन्हें सपोर्ट करने के लिए इतनी ही ग्लियल सेल्स भी होते हैं, जिनमें से एक है एस्ट्रोसाइट्स। हाँ, ये एस्ट्रोसाइट्स बहुत अहम है। ये खून की नलियों के चारों तरफ लिपट कर ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, मतलब एक तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स, जो हानिकारक केमिकल को न्यूरॉन्स तक जाने से रोकते हैं। एकदम सटीक। लेकिन इन गार्ड्स और न्यूरॉन्स का फ्यूल सिस्टम मुझे बहुत अजीब लगा। हमारा दिमाग शरीर के वजन का सिर्फ 2% है। लेकिन ये ऊर्जा का ब्लैक होल है। वही तो, शरीर की 20% ऑक्सीजन और 25% ग्लूकोज अकेला यही सोख लेता है। ये तो उस हाई एंड स्मार्टफोन की तरह है जिसकी बैटरी आधे दिन में खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में भारी एप्स चल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इतना छोटा अंक 25% ऊर्जा क्यों खा रहा है? क्या हमारे न्यूरॉन्स कभी थकते नहीं, कभी स्लीप मोड में नहीं जाते? न्यूरॉन्स कभी पूरी तरह स्लीप मोड में नहीं जा सकते। इसका सबसे बड़ा कारण है रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल, ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई तीरंदाज अपनी धनुष की डोरी को खींच कर खड़ा हो। भले ही वो तीर न छोड़े, लेकिन उस डोरी को तान कर रखने में लगातार ताकत खर्च होती है। ओह, तो न्यूरॉन्स हमेशा फायर करने के लिए तैयार रहते हैं? बिल्कुल। इस केमिकल बैलेंस को बनाए रखने में भारी मात्रा में ग्लूकोज खर्च होता है। क्या बात है, हमेशा अलर्ट मोड। और ये अलर्ट मशीन इवोल्यूशन के दौरान रातों रात तो नहीं बनी होगी? बिल्कुल नहीं। इवोल्यूशनरी टाइमलाइन में हम देखते हैं कि दिमाग का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ा है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस तक, और फिर होमो सेपियंस यानी हम इंसान, जिनका दिमाग 1300 से 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर का होता है। लेकिन रुकिए, नियांडरथल्स का वॉल्यूम है ना? हाँ, यहाँ लिखा है होमो नियांडरथैलेंसिस का दिमाग 1520 क्यूबिक सेंटीमीटर था, मतलब हमसे भी बड़ा। हाँ, ये क्लासिक इवोल्यूशनरी ट्रैप है। तो क्या वो हमसे ज्यादा स्मार्ट थे? अगर वॉल्यूम बढ़ने का मतलब होशियार होना है, तो फिर हम कैसे बच गए? सिर्फ साइज से कुछ नहीं होता। नियांडरथल्स का शरीर बहुत भारी और गठीला था। उसे कंट्रोल करने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए था। लेकिन असली गेम है कॉर्टिकल फोल्डिंग। अच्छा, वो जो दिमाग के बाहरी हिस्से में सिलवटें होती हैं। हाँ, आधुनिक इंसानों के दिमाग ने कम जगह में ज्यादा वायरिंग और नेटवर्क पैक करना सीख लिया। साइज से ज्यादा कनेक्टिविटी मायने रखती है। समझ गई। और शायद इसी कनेक्टिविटी से चेतना जन्म लेती है। स्लाइड में वैल डेनिनोव मॉडल का जिक्र है। हाँ, ये मॉडल कहता है कि चेतना जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, ध्वनि तरंगों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संपर्क के जरिए। और फिर जन्म के बाद ब्रेन स्टेम का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS इस चेतना को फिल्टर करता है। बिल्कुल। हमारे आसपास हर सेकंड लाखों आवाजें और दृश्य होते हैं। RAS तय करता है कि दिमाग को क्या देखना है और क्या इग्नोर करना है। अगर ये ना हो तो सिस्टम क्रैश हो जाए। खैर, अब इस मास्टर क्लास के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, फ्यूचर टेक और डिफेंस। हाँ, जहां BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात होती है। ये लकवाग्रस्त मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति है, जो हेबियन प्लास्टिसिटी पर काम करती है। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। एकदम सही। इसमें मरीज रोबोटिक हाथ हिलाने की कल्पना करता है और दिमाग उस मशीन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। इसमें एक टर्म है प्रोप्रियोसेप्टिव राइट बैक, जिसका मतलब है कि मशीन का फीडबैक वापस दिमाग में भेजा जा सकता है। हाँ, सेंसेशन वापस देना। तो एक सवाल उठता है,
अगर हम मशीन का फीडबैक सीधा दिमाग में दे सकते हैं तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हमें भौतिक शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? सैद्धांतिक रूप से यह संभव है। दिमाग तो एक अंधेरे बक्से में बंद है, वो सिर्फ सिग्नल समझता है। मतलब कोई रोबोट सेब छुए और मुझे यहाँ बैठे बैठे उसका स्वाद और एहसास हो जाए? बिल्कुल, दिमाग के लिए असली हाथ और मशीन के हाथ में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये तो एकदम मैट्रिक्स फिल्म जैसा लग रहा है। लेकिन इस नाजुक बायोलॉजिकल कंप्यूटर को बचाया कैसे जाता है? डिफेंस के लिए मेनिंजेस की 3 परतें होती हैं और लगातार खून पहुंचाने के लिए सर्कल ऑफ विलिस होता है, जो एक बैकअप की तरह काम करता है, ताकि अगर एक धमनी ब्लॉक हो जाए तो भी 25% फ्यूल पीने वाले इस इंजन को खून मिलता रहे। और मेंटेनेंस के लिए एक नाइट शिफ्ट भी चलती है, जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। मेरा पसंदीदा हिस्सा। ये बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के नाइट शिफ्ट सफाई कर्मचारियों की तरह है। सही कहा। दिन भर ऑफिस में काम होता है, कचरा जमा होता है, और रात को जब ऑफिस बंद होता है यानी हम सोते हैं तो ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम आकर सारे विषैले पदार्थ साफ कर देता है। हाँ, इसलिए नींद बहुत जरूरी है। ये कोई टाइम पास नहीं, बल्कि दिमाग की सक्रिय सफाई प्रक्रिया है। कमाल है। तो आज की इस क्लास का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि दिमाग ऑक्सीजन और ग्लूकोज का बड़ा हिस्सा खाता है, 20 और 25%। हाँ। फिर हमने एनोसोग्नोशिया देखा, जहां इंसान बीमारी नहीं पहचानता। ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने वाले एस्ट्रोसाइट्स और बीसीआई में प्रोप्रियोसेप्टिव राइट बैक भी देखा। और ये सब साबित करता है कि दिमाग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, हर हिस्से का अपना एक मास्टर काम है। आज हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अंत में एक विचार मेरे दिमाग में अटक गया है। वो क्या? देखिए, अगर हमारा दिमाग गहरी नींद में खुद की सफाई करता है और बीसीआई के जरिए वो मशीनों से जुड़ना सीख रहा है, तो क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम सो रहे हो, सफाई चल रही हो, और तभी हमारा दिमाग किसी क्लाउड नेटवर्क से जुड़कर नई स्किल्स डाउनलोड कर ले? अरे वाह! मतलब क्या हमारा ये बायोलॉजिकल कंप्यूटर एक दिन डिजिटल इंटरनेट का सीधा हिस्सा बन जाएगा, सोते सोते कोई नई भाषा सीख लेना? ये एक बहुत ही शानदार और प्रोवोकेटिव विचार है। तो इसी रोमांचक विचार के साथ हम अपनी आज की इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग भी इस बारे में सोचिएगा। तब तक सीखते रहिए और अपनी उत्सुकता बनाए रखिए।